सो हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आवर न्यू टॉपिक जिसका नाम है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है। सो बेसिकली ये प्रिंसिपल किसके बारे में बताता है, हम लोग पहले वो समझ लेते हैं। इसके बारे में आपने सुना भी होगा एक चीज पहले भी, इसका डेफिनेशन वगैरह है ना, इसके जो स्टेटमेंट्स है वो सुना होगा आप लोगों ने। तो इसने अनसर्टेनिटी के बारे में बात किया। किसके बारे में बात किया? अनसर्टेनिटी। अब ये अनसर्टेनिटी क्या होता है? जो चीज सर्टेन ना हो उसको क्या कहते हैं? अनसर्टेन। क्लियर है? अब इसने बात किया दो चीजों के बारे में, पहला पोजीशन एंड दूसरा वेलोसिटी। क्या 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 बात किया? पोजीशन एंड वेलोसिटी, कि किसी भी पार्टिकल का एक साथ पोजीशन और वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकते हैं, या फिर पोजीशन और मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते हैं। एक टाइम पे एक ही चीज के लिए आप एक टाइम पे एक ही चीज को मेजर कर सकते हो, या तो पोजीशन मेजर कर लो या तो, क्लियर है? यहां पे ये जो, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये प्रिंसिपल लोग क्या सोचने लगते हैं कि सर सब पे वैलिड है। ये प्रिंसिपल सब पे वैलिड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इट इज, पहले नोट करके लिख लेना, इट इज ओनली वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक particles. It is only valid for microscopic particles. It is not valid for macroscopic. समझ रहे हो? मैक्रोस्कोपिक मतलब जैसे हम जो लोग हैं, है ना, हम लोगों पे ये चीज वैलिड नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ किस पे वैलिड होती है? छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इन सारी चीजों पे ये सारी चीजें वैलिड होती है। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या क्लियर है इतना? हाँ कि ना? ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, क्लियर है? सो इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, नॉट मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है ना? हमारा मास, पोजीशन, मोमेंटम सब एक साथ मेजर हो सकता है। समझ में आ रहा है? हम लोग बता सकते हैं कि एक टाइम पे किस पोजीशन पे किस वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, बट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए यह बताना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। समझ में आया? चलिए, तो इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर position and momentum of a microscopic particles simultaneously. Okay, write it down. ठीक है, हम लोग एक एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ पोजीशन और मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते। अगर मेजर करने गए तो सर कोशिश कर लेते हैं एक बार मेजर करने की, क्या दिक्कत है? अगर आप मेजर करते हो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का क्या पोजीशन और मोमेंटम एक साथ, तो उसमें एक अनसर्टेनिटी आ जाएगा, उसमें एक क्या आ जाएगा? एरर। क्या आएगा? एरर। if we try to measure absolute
पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ and momentum of a microscopic particles, then error occurs. इसी एरर को क्या कहते हैं? एरर किस में आएगा सर? एरर आएगा पोजीशन और मोमेंटम में। अगर हम लोग एब्सोल्यूट मेजर करने गए तो, एग्जैक्ट मेजर करने गए तो एरर इन पोजीशन को कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स, और एरर इन मोमेंटम को डिनोट करते हैं डेल्टा पी। अब क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? एम वी, तो इसको एम डेल्टा वी भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो मास तो कांस्टेंट रहता है किसी भी बॉडी का, किसी भी पार्टिकल का, स्मॉल हो या लार्ज, मास ऑलवेज भी कांस्टेंट। तो अब एरर किस में आएगा सर? सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी में। समझ में आ रहा? मास में कभी एरर नहीं आता, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। और एरर इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? डेल्टा वी। एरर इन पोजीशन को डेल्टा एक्स, और एरर इन मोमेंटम को डेल्टा पी। क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से एक इक्वेशन बनाया हिजनबर्ग ने, वो क्या बनाया कि एरर इन पोजीशन इनटू दिस, ये पहला रिलेशन। एरर इन पोजीशन क्रॉस एरर इन मोमेंटम। अब ये इक्वल टू, सिर्फ इक्वल टू नहीं होता है, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या होता है? ग्रेटर देन, कि एरर का जो मल्टी डॉट होगा वो हमेशा क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन हमेशा ज्यादा आएगा, किससे? h अपॉन 4 से। ये ध्यान रखना, ग्रेटर होगा, लेस देन नहीं। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहीं से एक और इक्वेशन बना सकते हो, डेल्टा एक्स, ये क्या होता है? पी एम डेल्टा बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। दिस इंप्लाइज डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई m। एक इक्वेशन ये भी ध्यान रखिएगा, लिखिए। ठीक है, यहां पे जो मास होगा ये ध्यान रखिएगा कि इन केजी में होगा, मास इन केजी होगा। देखो यहां पे एक और चीज बताता हूं, क्यों जो है ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, क्यों मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए वैलिड नहीं है। यहां पे आप देख सकते हैं जो लैम्डा होता है 1 अपॉन मास होता है। बोलो, ये चीज क्लियर है? अब अगर मास को बढ़ा देंगे तो लैम्डा एकदम ही छोटा हो जाएगा। तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मास क्या होता है? हम लोग का मास क्या है? ज्यादा है। तो हमारा जो वेव फॉर्म है बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल अमाउंट का अनसर्टेनिटी आएगा हमारे में। समझ में आया? इसीलिए कहते हैं ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ। क्लियर है? चलो अब आइए एक दो क्वेश्चंस करते हैं बढ़िया सा, है ना। हाँ भाई, आइए फिर देखते हैं क्वेश्चंस को। कह रहा है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज 0.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 0.5 मीटर पर सेकंड। निकालना क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना। हमें क्या पता है? हमें पता है सर डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई m। ये रिलेशन पता हमें। अब यहां से देखो ये m क्या है? मास किसका? इलेक्ट्रॉन का। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना है 9.1 इंटू 10⁻³ kg।
गिवन है, पाई की वैल्यू ले लोगे 3.14, एच पता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। अब देखिए वेलोसिटी ये कितना दिया हुआ है पॉइंट, तो डेल्टा एक्स निकल जाएगा क्या? अरे हाँ की ना, सिर्फ कैलकुलेटिव 5 बचा। अरे बोलो यार। हाँ बिल्कुल, पहले से कैलकुलेट करके रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, पक्का? ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको ये क्वेश्चन। क्या सिखा के जाएगा, सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि एक माइक्रोस्कोप है, ठीक है, यूजिंग सुटेबल फोटॉन्स इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अभी तक कुछ नहीं है, फालतू की चीज है। विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 आर्मस्ट्रॉन्ग, within a distance of 0.5 angstrom, what is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? तो आपको अब ये जो डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस ऑफ 0.5 एंगस्ट्रॉम, ये क्या दिया है? ये क्या दिया है? डेल्टा एक्स दिया है। यही तो पता करना है, ये मतलब यही तो गलत बोल दिया आपने। तो सोचो थोड़ा, सोचो थोड़ा सा सोचो। जो 0.5 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, ये क्या दे रखा है? तो लैम्डा दिया है, डिस्टेंस दिया है, क्या दिया है? या अनसर्टेनिटी है पोजीशन में, या बताओ क्या है? सिर्फ एक्स है या डेल्टा एक्स है? मेरे को इतना बताओ बस। क्या ये? कितने लोग कह रहे हैं कि एक्स है सिर्फ? कोई नहीं कह रहा है, तो क्या है भाई? डेल्टा एक्स कितने लोग कह रहे हैं फिर? हैं? चलो देखो इधर, समझो इसको, क्या कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मान लो मैं कह रहा हूं ये तुम्हारा पॉइंट ए है, मान लो ए भी छोड़ो, ये तुम्हारा पॉइंट है। तुम जो है मान लीजिए डिस्टेंस दिया है 5 किलोमीटर। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा जो सर्टेनिटी है मिलने का, वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर अंदर है। तुम्हारी जो सर्टेनिटी है मिलने की, वो कितनी है? विद इन अ 5 किलोमीटर डिस्टेंस। यानी कि तुम 5 किलोमीटर के बाहर, इस लाइन के बाहर तो तुम मिलोगे ही नहीं ना। अरे हाँ ना, तुम्हारी सर्टेनिटी कितनी है? इस 5 किलोमीटर के रेंज में, इसके बाहर तुम अवेलेबल ही नहीं हो। अब तुम बाहर इसमें अनसर्टेनिटी निकालने भी जाओगे तो क्या आएगी? जीरो, कुछ नहीं आएगा भाई, तुम मिलोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मैक्सिमम रेंज कितना है? 5 किलोमीटर मान लो। समझ में आया? तो यानी कि तुम्हारा जो मैक्सिमम डेल्टा एक्स हो गया, एरर जो आ सकता है वो कितने में आ सकता है? 5 किलोमीटर के अंदर अंदर आ सकता है। 5 किलोमीटर के बाहर कोई एरर नहीं आएगा, कोई अनसर्टेनिटी नहीं आएगी। यही पे कह रहा है कि इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 एंगस्ट्रॉम। अब लोग यहां सोचते हैं सर 0.5 एंगस्ट्रॉम है, यानी क्या दिया सर? ये क्या, कैसे रिलेट करें सर इसको डिस्टेंस से? ये 0.5 एंगस्ट्रॉम ये देखा है, दे रखा है, तो विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी इसकी अनसर्टेनिटी ही किसके अंदर है? इस डिस्टेंस के अंदर। इसके बाहर ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन टफ नहीं था, ये कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा था। अब इसकी अनसर्टेनिटी क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकाल लो। देखो तो सब गिवन है, एम पता है, पाई पता है, एच पता है ना, और ये डेल्टा एक्स पता है। डेल्टा भी निकल जाएगी, निकल जाएगा क्या? अरे बोलो यार, कैलकुलेट कर लोगे? अब जरा ये वाला क्वेश्चन करो। नाउ डू दिस क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आप जरा समझो। जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता ना, ये वाला जिसको समझ में नहीं आएगा, पहले वाला, वो ये क्वेश्चन को भी नहीं कर पाता है, इसलिए मैंने पहले उसको लिया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अगर सोच पाओ तो हो जाएगा। कैसे सर? कह रहा है कि अ क्रिकेट बॉल हैज अ मास ऑफ 110 ग्राम।
मास कितना दिया हुआ है क्रिकेट बॉल का 110 ग्राम। स्पीड है आपका बॉल का, मास ऑफ बॉल स्पीड ऑफ बॉल कितना है 55 मीटर पर सेकेंड। स्पीड से ना जाके वेलोसिटी ऑफ बॉल, अरे हाँ कि ना, वेलोसिटी कितनी दी हुई है 55 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 5%, भैया मेजर ही एक्यूरेसी कितनी है 5%। यहां पे और अदरवाइज लोग क्या सोचते हैं सर एक्यूरेसी हो गई 5%, यानी कि जो अनसर्टेनिटी होगी वो कितने में होगी 95% में। अनसर्टेनिटी कितने में होगी 95% में, यही गलत हो जाता है। अरे भाई एक्यूरेट होने का जो परसेंटेज ही 5% है, 5% के बाहर वो एक्यूरेट होगा ही नहीं, तुम अनसर्टेनिटी निकाल ही नहीं सकते। सर्टेनिटी का चांस ही किसके अंदर है, उस 5% के अंदर है। समझ में आया, किसका स्पीड का, स्पीड कितना है 55, तो 55 का 5% निकाल लो, 55 का 5% निकाल लो, कितना आ जाएगा, ये हो गया 5, 20, 20, 2, 2.75 मीटर पर सेकेंड। अरे आया कि नहीं समझ में। अब यहां से डायरेक्ट क्या निकाल लिया हम लोगों ने, डेल्टा वी। ये 2.75 क्या आया, एरर इन वेलोसिटी ऑफ बॉल या स्पीड। समझ में आ रहा है। अब करें कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, निकाल लोगे। मास गिवन है इस बार, है ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डायरेक्ट पुट कर लो, सॉरी, डेल्टा वी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम। मास गिवन है, पाई पता है, एच पता है, और क्या पता है, एरर इन वेलोसिटी पता है, तो पोजीशन निकल जाएगा। अरे बोलो यार, क्लियर है। अब क्यों कराया सर यही क्वेश्चन, अभी देखना, सेम क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आ रखा है आपके, सेम क्वेश्चन 2021 के मेंस में आ रखा है, और सेम बेस्ड। बढ़िया बात क्या था इसमें, बढ़िया बात यह था कि इसमें पहले से गिवन है, अनसर्टेनिटी का परसेंटेज पहले से इसमें गिवन है। पढ़ो जरा, कह रहा अ बॉल वेगिंग 10 ग्राम इज मूविंग विद इन अ वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकंड। मास ऑफ बॉल कितना दे रखा है भैया 10 ग्राम। अरे हाँ कि ना, वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना दे रखा है भैया 90 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि इफ द अनसर्टेनिटी वेलोसिटी इज 5%। हाँ भाई, इस बार दे रखा है, अनसर्टेनिटी ही दे रखा है। इस पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, देखो जरा, एक्यूरेसी यानी सर्टेनिटी गिवन थी। इस बार क्या गिवन है, अनसर्टेनिटी पहले से गिवन है कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज 5%, देन द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज। बड़े आराम से निकल जाएगा, निकाल लोगे। ट्राई करो खुद से, सब लोग ट्राई करें खुद से इसको, कितना आएगा 90 मीटर का, 90 मीटर पर सेकंड का निकाल लो ना, 5% निकाल लो। कितना आ गया 4.5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, पुट कर दो, आंसर निकाल दो। x की वैल्यू आएगी 1, कर लो। सही बोल रहे हैं, -33। क्लियर है, बन जाएगा क्वेश्चंस। चलो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्यों आया ये टॉपिक। ठीक है, देखो अभी तक एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, सब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन, यानी कहीं ना कहीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स के बारे में ही सब कुछ था। जितने भी साइंटिस्ट को अभी तक हम लोगों ने देखा, वो सब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स का नेचर एक्सप्लेन कर रहे थे
कि जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर भी देखा कि बहुत सारे साइंटिस्ट कुछ साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट किसी ने दोनों एक साथ एक्सप्लेन नहीं किया। अगर कोई वेव को एक्सप्लेन कर रहा है तो कोई पार्टिकल को गलत भी बोल रहा है, कोई पार्टिकल को एक्सप्लेन कर रहा है तो कोई वेव को गलत बोल रहा है, राइट। किसी ने दोनों को मतलब इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर और इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंबाइंड स्टडी करके नहीं बताया, ठीक है। तो उसी चीज को हमें इस बार पढ़ना है इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, है ना। ऐसा इसको क्वांटम नंबर्स भी बोलते हैं, अभी आगे टॉपिक्स बताऊंगा मैं। ऐसा भी कहा जाता है क्वांटम नंबर्स के लिए कि द पर्सन हु सेज आई नो क्वांटम नंबर्स, आइदर ही इज सेइंग लाई टू यू और आइदर ही इज मेकिंग फूल टू यू। या तो वो तुम्हें मूर्ख बना रहा है या तो तुम्हें वो झूठ बोल रहा है, जिसने ये कह दिया कि उसे क्वांटम नंबर्स आती है ना। लेकिन हमें उतना ज्यादा क्वांटम नंबर डेप्थ में नहीं पढ़ना। हमें कितना पढ़ना है? हमें पढ़ना है समुद्र में एक बाल्टी पानी के बराबर। समझ में आ गया? बहुत बेसिक, क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। सबसे पहले क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या होता है और क्या करता है? सो ये हमें इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को एक्सप्लेन करता है। क्या करता है ये? इट एक्सप्लेन्स पार्टिकल नेचर as well as wave nature of electrons। क्या एक्सप्लेन करता है? पार्टिकल नेचर को भी, और मतलब कि ठीक है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करेगा। किसने दिया था? ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, जो सबसे पहले जिन्होंने एक्सप्लेन किया था वो थे एरविन स्ट्रोडिंजर। क्या नाम था उनका? एरविन स्ट्रोडिंजर। अब स्ट्रोडिंजर ने क्या कहा था कि जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, जब वो वेव की तरह काम कर रहा है या जब वो पार्टिकल की तरह काम कर रहा है, तो मतलब वो दोनों की तरह काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि अगर वेव की तरह काम कर रहा है तो पार्टिकल की तरह काम नहीं करेगा, और ऐसा भी नहीं कि जब वो पार्टिकल की तरह काम कर रहा है तो वेव की तरह काम नहीं करेगा। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के वेव को थ्री डायमेंशनल बोला, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन को, एक्स, वाई और जेड प्लेन। और इलेक्ट्रॉन को थ्री डायमेंशनल एक्सप्लेन करते करते उन्होंने एक इक्वेशन दी जिसको कहते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन के वेव के फॉर्म में जिन्होंने इक्वेशन दी उसको क्या कहते हैं? स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। अब वो स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन होता क्या है? सबसे पहले तो मैं वो देख लेता हूं। स्पेलिंग गलत हो सकता है स्क्रोडिंजर का, तो चलिए खैर कोई बात नहीं। डेल स्क्वायर साई बोलते हैं इसको, है ना, अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। क्या हो गया भाई? प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन में h इंटू ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। देखिए इसको आप लोग थोड़ा देखा। अब इसमें कौन सी चीजें क्या एक्सप्लेन करता है? बहुत लोग देख के डर गए, सर ये क्या है? सुनो, एच तो सबको पता है क्या है सर? प्लैंक्स कांस्टेंट। E इज नथिंग बट टोटल एनर्जी। इज व्हाट? टोटल एनर्जी। V क्या है सर? पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी कह लो, ठीक है। साई क्या है सर? ये साई, साई इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन किसका सर? इलेक्ट्रॉन का। सर एक्स वाई जेड क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं
कि वो कोऑर्डिनेट बताएगा जहां पे, जैसे मान लो एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज होंगी वो कोऑर्डिनेट्स होंगे किसके, इलेक्ट्रॉन जिस पॉइंट पे कहां पे होगा। क्लियर है, राइट इट डाउन। चलो आते हैं आगे। अब देखो ये जो साई है ना, साई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको वर्क फंक्शन या ऑर्बिटल वर्क फंक्शन भी, वेव फंक्शन भी बोल सकते हो। अब ये जो साई का ना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका एज सच होता नहीं है। फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होने का मतलब क्या, जैसे मान लो तुमको एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अब इसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस है, बताओ। क्या ये ट्रू होगा हर एक वैल्यू के लिए, समझ रहे हो, अलग अलग होगा, अरे हाँ कि ना। तो साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अब अगर मान लो यहीं पे आ जाए साई स्क्वायर, अब ये साई स्क्वायर क्या करता है, साई स्क्वायर जैसे मान लो ये एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर कहीं इलेक्ट्रॉन है इस पॉइंट पे, तो ये इसका ना लोकेशन बताएगा कहां पे है, ठीक है, अरे हाँ कि ना, क्लियर है। इसका एक साई स्क्वायर और साई में अलग क्या है सर, क्या है, क्या साई का और साई स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सेम है, बताओ क्या लगता है, क्या दोनों सेम है साई और साई स्क्वायर, क्या सर साई को जो मैंने लिखा है सिंपली उस पर स्क्वायर लगा दिया तो क्या हो गया साई स्क्वायर, तो कुछ रिलेशन या फिर कुछ डिफरेंस बता सकते हो आप, पढ़ा तो होगा ही आप लोगों ने, बताओ। क्या बोलते हैं साई और साई स्क्वायर में क्या डिफरेंस है मेनली, मैंने क्या बोला अभी, साई स्क्वायर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन का लोकेशन, अरे हाँ कि ना, इसलिए इसको मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसलिए इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी। देखना एक बार जेई मेंस के 2013 या 14 के पीवाईक्यूज में पूछ रखा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी ध्यान रखिएगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट इट डाउन। ठीक है, सो इसको कुछ अरे सिंपली कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन, क्या कह सकते हैं इसको, स्क्वायर ऑफ, वो था ना ऑर्बिटल वर्क फंक्शन, ऑर्बिटल वेव फंक्शन जिसको होता है स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन, हाँ कि ना, बोलो, दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ क्या सर, क्या डिफरेंस क्लियर हुआ, पहले वाले में क्या साई सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक वर्क फंक्शन था इलेक्ट्रॉन का, साई स्क्वायर को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्लियर है, जो कि कैसा होता है हमेशा पॉजिटिव, और इसको क्या कहते हैं स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन, क्लियर है, टेल्स अस अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ओके, डन है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हेडिंग डालिए, अब लिख लिया, बस इतना ही है, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स, क्वेश्चंस करेंगे दोनों का मिक्स एक साथ, बट पहले देख लेते हैं।
ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा एक अच्छे से एग्जांपल से रिलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वांटम नंबर्स होता क्या है? बेसिकली ये 4 सेट ऑफ नंबर्स हैं। कितने सेट ऑफ नंबर्स हैं? 4। क्वांटम नंबर्स में कितने टाइप के नंबर्स आते हैं? 4 सेट ऑफ नंबर्स हैं, जो कि क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन का लोकेशन इनसाइड द एटम। क्या बताता है? टेल्स अस अबाउट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? वो प्रोबेबिलिटी बता रहा था कि किस एरिया में मिलेगा। ये क्या बताएगा? एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? इनसाइड द एटम। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल n से। ओके। सेकंड, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग L से। थर्ड, अच्छा इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, तो और करके मैं लिख सकते हो चाहो तो। थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल n से। फोर्थ, स्पिन क्वांटम नंबर, डिनोट करते हैं s से। क्लियर है? अब बारी बारी से समझते हैं कौन क्या बताता है। ठीक है, लिख लीजिए पहले इसको जल्दी से, फिर हेडिंग डालिएगा आप लोग। हेडिंग डालिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्टार्ट करेंगे पहले से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, देखिए स्टार्ट करें, चलिए। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? बेसिकली ये हमें ये बताता है कि किस सेल या किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। टेल्स अस अबाउट द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब इसको एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझते हैं, रिलेट करते हैं इसको क्वांटम नंबर्स को। सबसे पहले मान लो तुम्हारा कोई अनजान कोई तुमको मिला, कहां? दूसरे कंट्री में, लेट सपोज गए हो घूमने। सबसे पहले क्या क्वेश्चन आएगा? किस कंट्री के हो? क्या बोलोगे? इंडिया। या इंडिया को मान लो, चलो इंडिया को ही मान लो। इंडिया में किसी से मिल गए तो सबसे पहले क्या पूछेगा तुमसे? किस स्टेट से हो? तुम बोलोगे भाई हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं। दूसरा, स्टेट में कहां से? समझ में आया? स्टेट में कहां से? डिस्ट्रिक्ट पूछेगा। स्टेट के बाद क्या पूछेगा? डिस्ट्रिक्ट। तुम डिस्ट्रिक्ट बताओगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या पूछ सकता है? अच्छा वहां पे डिस्ट्रिक्ट में कहां पे? मोहल्ले बताओ, किस मोहल्ले से हो? अरे हाँ कि नहीं? डिस्ट्रिक्ट में भी क्या लोकेशन है तुम्हारी? तुम बोलोगे हाँ भाई ये अपना सर्टेन एक लोकेशन है। अब उस लोकेशन में भी कहां? गली नंबर बताओ, गली नंबर बताओ, गली नंबर का हाउस नंबर बताओ। 4 चीजें पूछ सकता है। 4 स्टेप में तुम्हारे घर पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है? अरे बोलो। इंडिया में किसी दूसरे स्टेट, सबसे पहले स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फिर एरिया, और उसके बाद गली नंबर या हाउस नंबर। यही 4 चीजों का अगर मैं इससे रिलेट कर दूं, किससे सर? क्वांटम नंबर से, तो हमें इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पता चल जाएगी। क्या? दिस इज यू कैन से स्टेट। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या सिग्निफाई करता है? स्टेट को।
कि भैया स्टेट क्या है, सेल नंबर क्या है। पहले सेल पता चलेगा तब तो अंदर जाओगे, अदरवाइज फिर घूमते रहो किसी भी सेल में, किसी भी ऑर्बिट में। अरे हाँ कि ना। दूसरा, अब तुमने पूछ लिया स्टेट, उसके बाद क्या, डिस्ट्रिक्ट। ये सिग्निफाई करता है सब सेल को। सेल के अंदर क्या होता है, सब सेल। चलो अब सेल तो पता चल गया, अब सेल के अंदर बहुत सारे सब सेल हैं, उनमें से कौन से सब सेल में, समझ में आ रहा है। तो स्टेट सिग्निफाई हो गया, डिस्ट्रिक्ट सिग्निफाई हो गया। उसके बाद क्या पूछ सकते हो बताओ, एरिया। तो तीसरा आता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ओरिएंटेशन और ऑर्बिटल्स जो भी कह लो, ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन कौन क्या सिग्निफाई कर रहा है, एरिया को। और लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, जो सिग्निफाई करता है मान लो गली नंबर को। मान लो मैं एक एग्जांपल के तौर से रिलेट करने के लिए बता रहा हूं, समझ में आया। तो एक बार सेल पता चलेगा तब तुम किस में जाओगे, सबसेल ढूंढने में। सबसेल पता चल गया फिर क्या ढूंढोगे, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन। और उसके बाद लास्ट में क्या देखोगे, डायरेक्शन। उसके बाद क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। भैया चलो पता तो चल गया इलेक्ट्रॉन अब किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो, अरे हाँ कि ना, क्लियर है। तो रिलेट कर पा रहे हो इससे। चलो सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिख लो, टेल्स अस अबाउट एनर्जी एंड सेल कह लो या ऑर्बिट्स कह लो। ऑर्बिट नंबर, सेल कह लो या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, अरे हाँ कि ना। एनर्जी किसका सर, इलेक्ट्रॉन की। तो क्या सिग्निफाई करता है ये तो क्लियर हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसी को कहते हैं। और ये जो वैल्यू है इसकी हमेशा स्टार्ट होगी 1 से। इट कैन नेवर इक्वल्स टू 0। क्यों सर, बताऊंगा अभी मैं थोड़ी देर में कि n की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती। क्लियर है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत, ठीक है। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये बताता हमें किसके बारे में, शेप, साइज एंड सबसेल के बारे में। शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन और सबसेल्स। signifies the subcell in which electron is moving, and also what, shape and size of electron। ये दो चीजें ये सिग्निफाई करता है। डिनोट किससे करते हैं इसको, एल से, इसको एन से। अरे हाँ कि ना। अब जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज होती है, जो एल की वैल्यूज होती है वो होती है 0 to n-1। कहां से कहां तक, 0 to n-1। यानी कि सर पहले n की वैल्यू निकालेंगे तभी जाके निकल पाएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। जब तक स्टेट ही नहीं पता करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट पता करके क्या करेंगे। सबको पता होगा क्या डिस्ट्रिक्ट के बारे में तुम्हारे, हैं, समझ रहे हो, क्लियर है, अरे हाँ कि ना यार, ठीक है। तो 0 to n-1 इन सब की वैल्यूज एक साथ हम लोग एक टेबल बना के लास्ट में देखेंगे, बट पहले समझ लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या मैंने बताया, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्निफाइज ओरिएंटेशन ऑफ, सर ओरिएंटेशन कहने का मतलब क्या, 3D स्पेस में कैसे रह रहा है, समझ में आ रहा है। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो या क्या कह लो, ऑर्बिटल्स, क्या कह लो, ऑर्बिटल्स। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। किससे डिनोट करते हैं इसको, स्मॉल m से।
और जो इसकी वैल्यूज होती है वो कहां से कहां तक होती है, -L टू +L। ये देख रहे हो, लेस देन इक्वल टू का भी साइन है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज को भी कंसीडर करेंगे, इंड वैल्यूज को भी कंसीडर करना है, ठीक है। एंड लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है? बताओ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या भाई डायरेक्शन में क्या कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या इसकी दो वैल्यूज होती हैं, क्या +12 और किसी को भी तुम इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सिग्निफाई करोगे। अगर एक को क्लॉकवाइज सिग्निफाई करो तो दूसरा ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, लिख लीजिए पहले इसको जल्दी, फिर आगे अभी और समझना, बहुत कुछ अभी समझना है। लिखिए पहले। ठीक है, अब यहां पे आते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे वापस से। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ ऑर्बिटल मत कहो भाई, इन अ सेल कह लो, सेल कह लो या ऑर्बिट कह लो, ठीक है। तो ये बराबर होता है 2n² के। किसके बराबर होता है? 2n² के। मान लो अगर n की वैल्यू 1 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2। वही अगर n की वैल्यू 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? n की वैल्यू 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? बोलो, 18 ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यही सिग्निफाई करता है। सेल्स क्या होता है? बचपन में पढ़ा होगा आप लोग, KLMNOPQ, ये सब क्या है? सेल्स। अब देखो एक चीज बताता हूं मैं तुमको। सबसे पहले इसको याद रखिएगा। देखो, सबसे पहले होता है सेल या ऑर्बिट, सेल कह लो या ऑर्बिट्स कह लो। उसके अंदर क्या होता है? सब सेल्स। क्या होते हैं सेल्स के अंदर? सेल्स क्या हो गया सर? KLMN पढ़े हो। सब सेल्स क्या हो गया सर? SPDF पढ़े हो। सब सेल्स के अंदर होता है ऑर्बिटल। सब सेल्स के क्या अंदर होते हैं? ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। दिस इज द जर्नी। समझ में आया? सेल्स के अंदर सब सेल्स, सब सेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्लियर है? चलो ये लिखिए जल्दी। अच्छा, मान लो अगर ये तुमसे पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल, सेम चीज अगर मैं पूछ दूं, मैक्सिमम नंबर कहां लिखूं यार? चलो यहां लिख देता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल, कि एक सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं, ये होता है n²। क्या होता है? यानी कि बताओ, अगर पहला सेल है तो कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? 1। समझ आ रहा है? अगर दूसरा सेल है तो कितने हो जाएंगे ऑर्बिटल? अगर तीसरा सेल है तो
वाह 6 बोल रहा है, ठीक है। चलो लिख लीजिए ये दोनों फॉर्मूला, मतलब देखो ऐसा तो उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, हाँ अगर डायरेक्ट निकालना हो तो ठीक है, बट अब जब प्रैक्टिस करोगे ना, जब एक साथ में टेबल बनाऊंगा तो वहां पे तुमको खुद ही दिख जाएगा कि अच्छा किससे क्या रिलेट कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है? लिखिए जल्दी तो इसको। क्लियर है? अब थोड़ा सा एजीमुथल क्वांटम नंबर को भी थोड़ा डिटेल में करते हैं। क्या सिग्निफाई करता है? सबसेल्स को। तो सर एक सेल में कितना मैक्सिमम सबसेल रह सकता है? एक सेल के अंदर कितने मैक्सिमम सबसेल्स रह सकते हैं? आपने बोला सर सेल के अंदर क्या होता है? सबसेल। ठीक है, हमने मान लिया। अब कितने सबसेल? तो ये इक्वल होगा बिल्कुल एन के वैल्यू के। क्या बोला मैंने? उतने ही सबसेल होंगे जितनी एन की वैल्यू होगा। यहां पे लिख देता हूं नोट करके, सबसेल इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन। अगर n इक्वल टू 1 तो नंबर ऑफ सबसेल्स भी 1, n इक्वल टू 2 तो नंबर ऑफ सबसेल्स भी 2। क्लियर है? तो ये क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल्स इन अ सेल। ये किसका फॉर्मूला है? मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल्स इन अ सेल। क्लियर है? लिख लिया? हाँ कि ना? ये वाला लिख लीजिए पहले। क्लियर है? देखना है क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल्स इन अ सेल कैसे होता है? हैं? चलो दिखाते हैं, आज थोड़ा सा फील लेते हैं इसको। मान लीजिए n की वैल्यू है 1, n की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, अगर n 1 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? l की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अरे हाँ कि ना? अच्छा एक चीज और, ये जो l की वैल्यूज है ये अलग अलग सबसेल्स के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, मैं यहां पे ही लास्ट में ही बता दे रहा हूं, ध्यान रखना। देखो यहां पे जैसे एस सबसेल के लिए ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर का है, यहां पे चलो यहां लिखो साइड में, एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए एल की जो वैल्यू है, ठीक है, फॉर एस सबसेल 0, फॉर पी सबसेल एल वैल्यूज इज 1, फॉर डी सबसेल इट इज 2, फॉर एफ सबसेल इट इज 3, जी एच ये सब आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन हमारे सिलेबस में यहीं तक है। क्लियर है? अरे हाँ कि ना? तो जरा देखो n इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या? अब जैसे मान लो तुम कुछ भी लिखते हो ना, 1s2 है, जैसे ये क्या हो जाएगा 1 और 0l है, तो l0 के लिए कौन सा सबसेल? s। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 1s। क्या लिखेंगे? 1s। अरे हाँ कि ना? तो देखो तो कितने सबसेल्स हैं इसमें? एक ही आया ना 1s। अरे हाँ कि ना? अब मान लो n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो l की वैल्यूज क्या हो जाएगी? 0 और 1। नहीं होगा क्या यार? नहीं होगा? 0 टू n माइनस 1 होता है ना, तो 0 टू n माइनस 1 का मतलब क्या? 0 टू 2 माइनस 1, यानी 0 टू 1, यानी 0 और 1 दोनों लेंगे। अरे हाँ कि ना? क्लियर हो रहा है? तो 0 1 लेने का मतलब क्या कि ये क्या हो जाएगा? 1s, और ये क्या हो जाएगा? 2s। सॉरी 2s और 2p। कैसे सर? n की वैल्यू कितनी है? 2, और फॉर l इक्वल्स टू 0 इट इज s, तो 2s।
n की वैल्यू कितनी है 2 और फॉर l इक्वल्स टू 1 इट इज p, दैट्स वाइज 2p। तो देखो तो सेकंड सेल में कितने सब सेल 2, फर्स्ट सेल में कितने सब सेल 1, समझ में आ रहा है? तो एक डायरेक्ट मैंने बोला था ना इक्वल टू वैल्यू टू n होता है, अरे हाँ कि ना। अब जरा n इक्वल्स टू 3 के लिए देख लेते हैं। देखो तो l की वैल्यूज क्या हो जाएगी 0 1 और 2, अरे हाँ कि ना। तो 0 के लिए क्या हो जाएगा 3s, ये क्या हो जाएगा 3p और ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो रहा है? वही अगर मैं n इक्वल्स टू 4 ले लूं तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 और 3, ये क्या हो जाएगा 4s 4p 4d एंड लास्ट वन इज 4f। आई बात समझ में कि कितने नंबर ऑफ सबसेल्स होते हैं एक सेल में, ये कैसे आता है? अरे हाँ कि ना, क्लियर है? चलिए पहले इसको लिख लिया था ना, ये वाला उतार लिया था ना पूरा है। अब एजिमुथल क्वांटम नंबर के बगल में ये वाला उतार लो पूरा, क्योंकि ये पूरा एजिमुथल क्वांटम नंबर के लिए है। सर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल तो देख लिए, क्या था 2n², क्या था, ठीक है। बट सर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल्स कितना होगा? अरे होगा, ये है, पूछ सकते हो कि नहीं पूछ सकते हो कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, आइए पहले इसको लिख लो यहां पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल इक्वल्स टू व्हाट 2 into 12 plus 1, 2 into 12 plus 1। अब फॉर l की वैल्यू देखो यहां पे 0 है, तो मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी 2, कितना होगा? एक बात बताओ, इस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 2 ही तो आ सकता है, पढ़े हैं कि नहीं हम लोग? सर जरा p में देखते हैं, p में सर p के लिए l की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 into 12 2 plus 1 कितना हो जाएगा 3, 3 into 2 6। p सब सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होता है 6। d में कितना होता है, चलो d में कितना होता है 10, जरा इसके लिए देखना, d इक्वल्स टू 2 डालना, l की वैल्यू 2 डालना d के लिए, तो कितना 4 1 5 5 दूनी 10। अरे आ रहा है नहीं समझ में? f के लिए f में कितना होता है 14 होता है, क्लियर है? क्योंकि क्या 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, अरे हाँ कि ना, वो भी अभी देखेंगे अभी हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब सेल, वो भी देखेंगे। ये समझ में आया कैसा है ना? तो देखो तो 4 रखो, तो 4 दूनी 8 प्लस 1 कितना आ गया भाई, सॉरी 3 है ना, 3 में 6 1 7 दूनी 14, क्लियर है? अरे भाई बोलो यार, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। So maximum number of electrons in a cell is 2n², maximum number of electron in a subcell is 2 into 12 plus 1। अरे हाँ कि ना, क्लियर है? चलिए जल्दी, तो यहां पे लिख लो डायरेक्ट कि इन एस सबसेल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबसेल में और एफ सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 14। क्लियर है? ठीक है, लिख लिया? चलो नेक्स्ट आता है, लिखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
लिखो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना चाहेगा कोई? अगर किसी ने याद हो किसी को तो? याद तो सर कहाँ ही है सर, हमें तो ऑर्बिटल भी नहीं याद था। अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई, लिख लीजिए, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन, ठीक है, एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, अरे हाँ कि ना। तीसरा है हमारा क्या था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अरे हाँ कि ना। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को बताता है, या सॉरी ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, या तो ऑर्बिटल्स कह लो, दोनों में डिफरेंस नहीं है। लोग ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स को अलग अलग समझते हैं, नहीं, बोथ आर सेम। क्लियर है? चलिए, तो भाई एम की जो वैल्यूज है वो कहां से कहां तक है सर? माइनस एल से प्लस एल, माइनस एल टू प्लस एल। अब उसके लिए पहले एल पता होना चाहिए, तो एल हमें पता है, आइए मैं यही निकाल देता हूं डायरेक्ट। यहां पे जो हम लोगों ने किया है ना, ये एल इक्वल्स टू 0 के लिए एम की वैल्यू क्या होगी? 0। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आएगी उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी फॉर्म होंगे। क्या बोला मैंने? जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आएगी वही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को सिग्निफाई करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ कि ना, कि एक सबसेल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। हमने क्या निकाला था? सबसेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखेंगे सबसेल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी है। तो आइए मैं यही बता देता हूं आपको। फॉर एल इक्वल्स टू 0 एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, यानी कि अच्छा एल इक्वल्स टू 0 किसके लिए आएगा? एन इक्वल्स टू 1 के लिए। मैं वापस से बना देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, बताओ बताओ बताओ, कितने ऑर्बिटल? 1। कितने ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल। फॉर एन इक्वल्स टू 2 एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 और 1। तो एम की वैल्यू इसके लिए तो 0 ही रहेगी, इसके लिए क्या हो जाएगी? बोलो बोलो बोलो, -1 से +1। अरे माइनस एल टू प्लस एल है ना। एल की वैल्यू एक बार क्या आ गई? 0 और एक बार, तो ये तो क्लियर है। ये कितना होगा? -1 से +1। तो -1 से +1 में कितने वैल्यू? -1, 0 और कितने आ गए? 3 ऑर्बिटल। टोटल को नहीं काउंट करना है मेरे भाई, इसको एक बार काउंट कर ले, वापस से काउंट करेगा क्या? n इक्वल्स टू 3 के लिए l की वैल्यू 0, 1 और 2, तो ये तो दोनों क्लियर हो गया। 2 के लिए देख लो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 से +2, तो -2, -1, 0, 1 और 2, तो कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं? 5। दैट्स व्हाई नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में कितने आएंगे? 3, 4, 5। अरे हाँ कि ना, क्लियर है? पक्का समझ में आ रहा है? अब देखो ये जो तीनों ऑर्बिटल है ना, इसको क्या बोलते हैं? p ऑर्बिटल। क्यों सर p ऑर्बिटल? ये s ऑर्बिटल और इसको d और लास्ट वाले को f, जो अगर हम लोग बना लेंगे। देखो इधर इसमें जो s ऑर्बिटल का जो नॉर्मली जो शेप होता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल भी टॉपिक पढ़ेंगे अभी हम लोग। मैं p से स्टार्ट करता हूं। एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। ये x y z क्या बता रहा है? एक्सिस को सिग्निफाई कर रहा है। px मतलब p ऑर्बिटल इन x एक्सिस, py मतलब p ऑर्बिटल इन y एक्सिस, और pz मतलब p ऑर्बिटल इन z एक्सिस। अरे हाँ कि ना? चलो ये देखते हैं आगे। ये होता है dxy, dyz, dxz, dx² - y²,
और लास्ट होता है डी जेड स्क्वायर। ये जो शुरुआत के तीन होते हैं ना, ये बिटवीन दी एक्सिस पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? डी एक्स वाई का मतलब क्या? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। डी वाई जेड का मतलब क्या? वाई और जेड एक्सिस के बीच में। डी एक्स जेड का मतलब एक्स और जेड एक्सिस के बीच में। जो चौथा ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका जो थोड़ा शेप होता है, इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, चलो इसको जब शेप ऑफ ऑर्बिटल करेंगे वहां पे उस वक्त देखेंगे। क्लियर है? मतलब एक्स और वाई स्क्वायर के ऊपर, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर रहता है ये, और डी जेड स्क्वायर जेड एक्सिस। क्लियर है? अरे हाँ कि ना? चलिए, तो इसको हम लोग शेप में आगे देखेंगे, पहले ये आप लोग देख लो, लिख लो। और यहीं पर अगर मैं स्पिन काउंटर नंबर बता दूं तो प्लस है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो लिख लो अब। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में क्या? शेप ऑफ ऑर्बिटल में सबसे पहले आता है एस। ठीक है, फिर एस का शेप कैसा होता है? बोलो, स्फेरिकल। बहुत लोग इसको सर्कुलर बोलते हैं। अबे 2D थोड़ी है, 3D है। स्फेरिकल शेप। और ये कैसा होता है? बिल्कुल नॉन डायरेक्शनल। क्या होता है ये? नॉन डायरेक्शनल कहने का मतलब क्या? नॉन डायरेक्शनल कहने का मतलब ये कि जैसे मान लो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। अब तुम कहीं भी जाओ, इलेक्ट्रॉन तुमको हमेशा हर जगह मिलेगा। अरे तुम किसी भी डायरेक्शन में जाओगे, किसी भी एक्सिस में जाओगे, तुमको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा नहीं मिलेगा? दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मिल जाता है। दैट्स वाई इसको क्या कहते हैं? नॉन डायरेक्शनल। क्लियर है? फिर आते हैं पी। तो जैसे हमने देखा पी में तीन होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। शेप कैसा होता है सर इसका? इसका शेप होता है डंबल शेप। देखा है सबने डंबल? अरे हाँ कि ना? तो पी एक्स के लिए क्या हो जाएगा? दिस इज पी एक्स इफ दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। पी वाई का ये, इफ दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। पी जेड का दिस इज मान लो एक्स एक्सिस, ऐसे मान लो, चलो 3D में देख लो भाई, एक्स वाई जेड, दिस इज पी जेड। और ये डायरेक्शनल होता है। ये कैसा होता है? क्यों सर? अरे भैया, अब जब ये एक्स एक्सिस पे है तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे के तरफ ही जाओगे तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वाई एक्सिस में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये वाई है तो वाई एक्सिस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बता सकता है। अरे हाँ कि ना? चलो नेक्स्ट आते हैं डी। डी कैसा होता है भाई? सबसे पहले तो बताओ। डबल डंबल। ठीक है, डबल डंबल कहने का मतलब सर लाइक दिस। इसको ढंग से बन जा भाई। तो डायग्राम मेरी इतनी अच्छी है ना, क्या ही बताऊंगा। ठीक है, चलो देखो, हर एक ऑर्बिटल को देख लेते हैं इसके। डी एक्स वाई मतलब क्या? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। ठीक है, दिस इज डी एक्स वाई। डी वाई जेड यानी क्या सर?
वाई और जेड एक्सिस के बीच में। अब इसको एक्स मान लो, इसको जेड मान लो, ठीक है। डी जेड एक्स यानी जेड और एक्स एक्सिस के बीच में, इसको एक्स मान लो, इसको जेड मान लो। अच्छा सॉरी, देखो देखो, ठीक है। चौथा है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो ये इस तरीके का सेट होता है, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, तो इसके ऊपर, ठीक है। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चौथा डी जेड स्क्वायर, देखो इसको, ये मान लो एक्स और ये मान लो जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये ऐसा होता है थोड़ा सा, देखो देखो, बीच में ना ऐसे सर्कुलर रिंग टाइप होता है ये, ठीक है। कोन टाइप, जैसे मान लो इसको 3D मान लो, ये तुम्हारा है, ठीक है। और इसके ऊपर कोन, एक कोन टाइप मान लो, और इसके ऊपर, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे। नहीं समझ पा रहा है? समझ में आया? अरे ये है ना, तो इसको ऐसे एक मान लो और एक पीछे से ऐसे, ठीक है। ये दिस इज योर ऑल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। एफ ऑर्बिटल का शेप थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मिक्स्ड होता है, ठीक है। ये भी लिख लेना, शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल में मिक्स्ड शेप, से कॉम्प्लेक्स, लिख लो इसको।